Hello everyone. Now, today we are going to start the next topic, which is the basic properties of electric charge. Okay? आज हम लोग basic properties of electric charge के बारे में बात करते हैं. अब सबसे पहले, what is the basic characteristic of electric charge? The basic characteristic of electric charge is that the charge is always carried by a particle. फिर चार्ज हमेशा पार्टिकल ही कैरी करता है, बिना पार्टिकल के चार्ज नहीं पॉसिबल है. दूसरी बात, वेन एवर दिस कैरेक्टरिस्टिक, जब भी ये कैरेक्टरिस्टिक किसी पार्टिकल पे होती है या किसी बॉडी पर आ जाती है, तो बाय दैट कैरेक्टरिस्टिक क्या कर सकती है बेटा? वो चार्ज किसी बॉडी पर अगर डेवलप हो जाए तो क्या कर सकता है? वो उससे फोर्स लगा सकता है. यही बात क्लियर हो गया आप लोगों को. तीसरी बात, हु इज रेस्पॉन्सिबल टू चार्ज ए बॉडी? द आंसर इज इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इज ओनली रेस्पॉन्सिबल टू चार्ज ए बॉडी. ओके, अब थोड़ी सी बात हम और करते हैं. एक्चुअली चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. क्लियर? और इसकी जो अब कोई भी क्वांटिटी होती है तो उसको मेजर करने के लिए यूनिट भी बनाते हो आप लोग. उसकी 1 यूनिट कितनी होती है? जैसे मास की 1 यूनिट कितनी होती है? 1 किलोग्राम. वैसे ही चार्ज की 1 यूनिट कितनी होती है? तो हमने एक साइंटिस्ट है कूलम्ब, उनके ऑनर पर दिया है चार्ज की 1 यूनिट का नाम. तो द यूनिट ऑफ चार्ज is coulomb. बेटा दिस इंफॉर्मेशन यू ऑल हैव टू नो. क्लियर? ये नॉलेज आप सबको होनी चाहिए. ओके, नाउ व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? नंबर 1, additivity. This is the first basic property of electric charge. ठीक है? What is the additivity of electric charge? Clear? अब देखो बेटा, चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर. आप क्या करते हो? किसी बॉडी को रब करते हो, तो रब करते हो तो चार्ज उस पर डेवलप हो जाता है ना? यानी चार्ज उस पर ट्रांसफर हो जाता है. फिर अब किसी बॉडी पर आप चार्ज डालते हो. मान लो ये बॉडी है, इस पे आपने +4Q चार्ज डाल दिया. क्लियर? फिर इस पे +3Q चार्ज डाल दिया. फिर इस पे -2Q चार्ज डाल दिया, और भी -9Q चार्ज डाल दिया. इस पर इतने चार्ज डाल दिया आपने इस पर. तो मैंने बोला क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी होता है, चार्ज नेगेटिव भी होता है. हमने 2 तरीके से बता रखे चार्ज आप लोगों को. तो मैंने बोला इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना होगा? तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर. स्केलर के लिए आपको कोई भी डायरेक्शन की बात करनी ही नहीं होती है कि आपको डायरेक्शनली ऐड करना होता है. ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सीलरेशन से ऐड करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है. यहाँ पे आपको सिंपल करना क्या है? यू हैव टू सिंपल फॉलो द एल्जेब्रिक मेथड. आप सिंपल एल्जेब्रिक मेथड फॉलो करोगे और टोटल निकालोगे कि किसी बॉडी पर टोटल चार्ज कितना डेवलप हो गया. तो बताओ बेटा, इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना डेवलप हो गया? सिंपल एल्जेब्रिक मेथड लगाओ. 4Q सबको एल्जेब्रिक मेथड से ऐड कर दो. -2Q मतलब बाहर तो ऐड लगा दो, ऐसे तो करते हैं हम लोग. ठीक है? 9Q. तो व्हाट विल हैपन? 4Q + 3Q. यहाँ पे -2Q -9Q, प्लस माइनस हो जाएगा बेटा. अब इनको ऐड कर दो. 4 और 3 7 और 9 2 11, और 11 में से 7 चला गया तो माइनस का क्या बचेगा? 4Q. ठीक है बेटा, है ना? ओके. ओके, है ना? हाँ, ठीक है. अब नेगेटिव का है ना,
देखो ये माइनस का नंबर बड़ा आया, माइनस का 11 क्यूब और ये प्लस का 7 क्यूब, 11 में 7 गया माइनस के 4। तो कोई भी हमने वैसे तो कोई अलग से कोई मेथड तो लगाया नहीं, वो तो हम बचपन से सब पढ़ते आ रहे हैं, पहले से स्टैटिक्स से मैथमेटिक्स में हम लोग करते आ रहे हैं। तो यही है कि कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एडिटिविटी। तो अब इसको देख के हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है? तो एडिटिविटी क्या बोलती है बेटा? एडिटिविटी बोलती है बिकॉज द चार्ज इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज is a scalar quantity. Clear? It is only added, it is only, देखो एडिट किया हम लोगों ने, तो it is only added by simple algebraic method. Clear? This is the additivity बेटा। जो चीज हम करते हैं उसी चीज को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई? बिल्कुल क्लियर है। तो बिल्कुल सिंपल चीज है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इस स्केलर क्वांटिटी के टोटल कैसे निकालते हैं हम लोग? एल्जेब्रिक मेथड से। उसमें हमें कुछ भी डायरेक्शन नहीं देखनी थी। जो प्लस का है प्लस वालों को ऐड कर दो, माइनस वालों को ऐड कर दो, और प्लस और माइनस, जो प्लस वाले और माइनस वालों को आपस में सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है बेटा, यही तो होता है हमेशा, हम लोग पहले से करते आ रहे हैं चीजें। अब दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड प्रॉपर्टी। व्हाट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन, ठीक है। क्वांटाइजेशन इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, अब ये क्वांटाइजेशन क्या होता है? तो बेटा अब हम बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट पर। रुको, मैंने बोला कि जब मैं इसको रब करता हूं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे कौन ट्रांसफर होता है? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, और जिस बॉडी पर वो इलेक्ट्रॉन जाता है दैट बॉडी बिकम नेगेटिवली एंड द बॉडी विच लूजेस इलेक्ट्रॉन्स बिकम पॉजिटिवली। ओके, नाउ हमने देखा कि किसी बॉडी से सबसे छोटा पार्टिकल, हम दुनिया में सब सारे मटेरियल्स हमारे, सब बहुत तरीके के मटेरियल हमारे पास, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के मटेरियल हमारे पास, ठीक है। अब सब मटेरियल में सबसे छोटा पार्टिकल कॉमन होता है। हर मटेरियल में एक ऐसा पार्टिकल है जो सब में एक जैसा होता है, वो कौन है? खुद इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसमें सबसे छोटा पार्टिकल निकालूं तो वो कौन होगा? वो खुद एक इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन को हम किससे दिखाते हैं? स्मॉल ई से। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इतना चार्ज कैरी करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल है चार्ज, किसी बॉडी को चार्ज करने का। अगर आप इससे रब करते हो तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। और हम जानते हैं बिना पार्टिकल के चार्ज तो ट्रांसफर ही नहीं हो सकता, तो इसका मतलब पार्टिकल खुद जाता है। अगर चार्ज आता है तो इसका मतलब पार्टिकल ही जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। क्लियर? अब बेटा हम लोग देखते हैं कि जब इसको हम रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे आ जाता है। क्लियर? अब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो कितना चार्ज लेके आएगा बेटा? तो अगर इस बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये बॉडी पे चार्ज कितना आ गया? आंसर है ई। ई चार्ज आ गया। ई को हमने दिखा रखा है बेटा, ठीक है। ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन मतलब इतना चार्ज आ गया। सबको समझ में आ गया बेटा? अच्छा, अब मैं इसको और रब किया, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो कितना चार्ज आ गया बेटा? 2e। यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब 2e कितना हो जाएगा? 2 की मल्टीप्लाई कर दो 1.6 से, तो व्हाट यू विल गेट? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इतना चार्ज आ जाएगा ना। सबको समझ में आ गया नहीं आ गया? अगर रब करोगे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इफ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बिटवीन 2 बॉडीज, तो व्हाट विल हैपन?
दिस ऑन दिस बॉडी दिस चार्ज विल बिकम, 2 इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज डेवलप होगा, दिस चार्ज विल डेवलप, ओके। इफ 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देन मल्टीप्लाई 3 विद द ई, तो 3 से ई की मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 16 3 जा 4.8 10⁻⁻19 कूलम। सबको समझ में आ गया। अगर 4 होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे तो 4e हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 6.4। सब जानते हो, ऐसे करते रहो, मल्टीप्लाई करते रहो, ठीक है। तो बेटा हम देखते हैं कि जो दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, तभी बॉडी चार्ज होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल नहीं होता, ठीक है। तो इससे छोटा चार्ज भी नहीं होगा फिर, तो सबको समझ में आ गया। तो दुनिया का सबसे छोटा चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19। सबको समझ में आ गया। अच्छा, अब अगली बात ध्यान सुनो, ये बातें तो हम लोगों को समझ में आ गई। अब मैंने आपसे बोला कि अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर आप, क्या मुझे चार्ज दे सकते हो, क्या इस बॉडी को चार्ज दे सकते हो 4 × 10⁻⁻19? क्या इतना चार्ज दे सकते हो? क्या आप 6 × 10⁻⁻19 चार्ज दे सकते हो? मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको उस एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे पास 100 रुपए का नोट है, मैंने बोला इस नोट के छुट्टे करा दो, और छुट्टे कराने हैं सबसे छोटे नंबर पर। मतलब सबसे छोटी काउंट क्या है 100 रुपए की, जो हमारे अभी करेंसी हमारे इंडिया में चल रही है, सबसे छोटा काउंट 100 रुपए का। 100 रुपए को अगर टुकड़ों में बांटोगे आप, उसके छुट्टे कराओगे, उसके चेंज कराओगे, तो सबसे छोटी काउंट क्या रहेगी, 1 रुपी। 1 रुपी से छोटा काउंट नहीं आ रहा है हमारे इसमें, ठीक है। अब क्या है, तो आप उसकी सबसे छोटी काउंट ले आए, 1-1 रुपए के 100 सिक्के ले आए, ठीक है। वो 1 रुपए का सिक्का मान लो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्लियर। मैंने आपसे बोला मुझे 2 रुपए दे दो, तो आप 2 सिक्के दे दोगे मुझे। मैंने आपसे बोला मुझे 10 रुपए दे दो, तो आप मुझे 10 सिक्के दे दोगे। 10 की मल्टीप्लाई 1 रुपए से, तो कितने हो गए 10 रुपए। लेकिन मैंने आपसे बोला 1.5 रुपए दे दो मुझे, तो क्या आप दे सकते हो 1.5 रुपए? नहीं दे सकते आप। क्यों? क्योंकि आपके पास तो 1-1 रुपए के सिक्के हैं, और बीच का तो नंबर ही नहीं है। या तो आप 1 दोगे मुझे, या 2 रुपीज दोगे, लेकिन 1.5 आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे भी होता है कि आप चार्ज दे सकते हो या 3.2 या 4.8 या 6.4, लेकिन इनके बीच का चार्ज हमारे पास नहीं होता। हमारे नेचर में इससे छोटा चार्ज, इनके बीच का चार्ज नहीं होता। इसका मतलब चार्ज एक कंटिन्यूअस क्वांटिटी नहीं होती कि कहीं पे भी कुछ भी मिल जाए आपको। आपको क्या मिलती है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप मतलब 1e 2e 3e या 4e, है ना। फॉर एग्जाम्पल फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके पास 5-5 के सिक्के हैं, सिर्फ 5-5 के सिक्के हैं आपके पास, मैंने बोला मुझे 5 रुपए दो, तो आप 1 सिक्का दे दोगे। मुझे 10 रुपए दो, तो आप 2 सिक्के दे दोगे। लेकिन आपसे मैं बोलूं मुझे 11 रुपए दो, तो आप नहीं दे सकते। आप बोलोगे या तो 10 रुपए ले लो या 15 रुपए ले लो, क्योंकि मेरे पास लीस्ट काउंट ही कितनी है, 5 रुपए की, ठीक है। मेरे पास सिक्के कितने हैं, 5 रुपए के, ठीक है। वही काम यहाँ पे भी होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चार्ज डेवलप नहीं कर सकते किसी बॉडी पर, अपने अकॉर्डिंग किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे करोगे, 1e 2e 3e 4e 5e, कितना, अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इस पे n इलेक्ट्रॉन आ गए, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, एक n इलेक्ट्रॉन आ गए, और एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लाता है, e, तो n इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज लाएंगे, Ne। तो ये क्या आएगा, उस बॉडी पे टोटल चार्ज, उस बॉडी पे टोटल चार्ज। दिस इज द क्वांटाइजेशन, ठीक है। ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबको समझ में आ गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग चार्ज नहीं दे सकते, चार्ज कोई कंटिन्यूस प्रॉपर क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है। इनके बीच का हम चार्ज नहीं ला सकते, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो n है, यहाँ पे 1 है, 2 3 4 5 6, तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6। कहीं पे भी n की वैल्यू 1.5 नहीं होगी, 2.5 नहीं होगी, 2.3 नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, होल नंबर में,
या इंटीग्रल नंबर में, ठीक है। तो n क्या है, n इज द इंटीजर नंबर, क्लियर। अब यहां पर n क्या दिखाएगा, n दिखाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या दिखाएगा, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। n दिखाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो कितना चार्ज आ गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीप्लाई चार्ज से कर दोगे, ठीक। तो यू विल गेट द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर टोटल चार्ज कितना आया। अब इलेक्ट्रॉन के जाने आने से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो सकता है, ठीक। अच्छा, तो आप बताओ बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, द टोटल चार्ज डेवलप ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल, ये इंटीग्रल नंबर ना, इंटीजर नंबर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, द टोटल चार्ज डेवलप्ड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीप्लीकेशन होता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो मुझे, बस एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज में पता है, मैं बता दूंगा कि किस बॉडी पे कितना चार्ज डेवलप हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या ये प्रॉपर्टी आप लोगों को क्लियर हुई, दो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई, नहीं आ गई, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए बेटा, बहुत इजी है। आपको जब समझ में आएगी जब आप पिछली वीडियोस क्लियर कर चुके होगे, उनको देखो तभी आपको ये अच्छे से समझ में आ पाएंगे, ठीक है। अब द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बेटा यू हैव टू मेंशन ऑल द थिंग्स इन योर नोटबुक, ओके, these are very important things, you have to mention everything in your notebook, okay। जितनी भी चीजें मैंने लिखवाई हैं यहाँ पर बोर्ड पे, you have to mention in your notebook, okay। आपको नोटबुक में मेंशन करना है और साथ ही साथ याद भी रखना है, क्लियर। अच्छा, what is the next property, थर्ड, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा बेटा, मैं आपको सिर्फ बेसिक बातें करता हूं, कोई फालतू बकवास नहीं, किसी चीज की फालतू कोई वो नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट की हमें बात करनी है, सिर्फ पढ़ने के लिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, स्टडी के लिए, ओके। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, देखो बेटा, कंजर्वेशन नाम हम पहले ही सुन चुके हैं, ऑलरेडी वी हैव टॉक अबाउट द कंजर्वेशन इन 11th क्लासेस, इन प्रीवियस क्लासेस, ओके। जब भी किसी क्वांटिटी के आगे कंजर्वेशन लगा है, हमने देखा है कि तो उससे एक लाइन जुड़ गई है, वो लाइन क्या है, नाइदर बी क्रिएट नेवर बी डिस्ट्रॉयड। ये नाम हमेशा जुड़ गया है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ी हुई है, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नेवर डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट वी कैन ब्रिंग एनर्जी फ्रॉम समवेयर, ओके। एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, है ना। फॉर सेम एज मोमेंटम, मोमेंटम किसी बॉडी का वो कंजर्व रहेगा, किसी भी सिस्टम का कंजर्व रहेगा जो कि पहले था और वही बाद में भी रहेगा। किसी सिस्टम का जितना मोमेंटम पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में रहेगा, मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर।
सेम एज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो, एंगुलर मोमेंटम के लिए भी कंजर्वेशन का लॉ लगेगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन के बारे में आप जानते हो पहले से ही। अब यहां पर कंजर्वेशन लग गया इलेक्ट्रिक चार्ज के आगे, तो इसका मतलब क्या होता है, इस नेचर में जितना भी चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी रहेगा, ठीक है। अगर नेचर की बात कर रहे हो, नेचर या पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि चार्ज कम हो जाए या चार्ज ज्यादा हो जाए। जितना चार्ज नेचर में पहले था उतना ही चार्ज बाद में रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी चार्ज को डिस्ट्रॉय कर दोगे, ऐसा नहीं कर सकते कि आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेचर ने जितना चार्ज पहले दे दिया है उतना चार्ज आज भी है उसी नेचर के अंदर, ठीक। तो अगर हम किसी बॉडी पर को रब करते हैं दूसरी बॉडी से, अगर ये दो बॉडीज हैं, इन दोनों को आपस में रब करता हूं तो इस बॉडी पे चार्ज डेवलप हो जाता है, ना कि हम क्रिएट करते हैं। मैं बोलूं कि इस बॉडी पे चार्ज क्रिएट कर दो, इट इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो अब तो ये थ्योरी क्या बोलती है कंजर्वेशन की, कि वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय या वी कैन नॉट क्रिएट आइसोलेट चार्ज। हम एक चार्ज डेवलप नहीं कर सकते, ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते। तो उसका एग्जांपल है, वो एग्जांपल क्या है, यूरेनियम 92-238। यूरेनियम का एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है। ये एक हैवी एटम है, ठीक है, हैवी न्यूक्लियाई का एक एटम है। ये बहुत ही, इसका न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है। अब क्या करते हो आप, इस एटम को, यूरेनियम को आप ऐसे ही अगर उसको रख दोगे हवा में, ऐसे खुले एरिया पे रख दोगे, तो क्या होगा, उसका डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड डिके, है ना। वो उसका न्यूक्लियस टूटना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। वेन एवर यू पुट द यूरेनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यूरेनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और इसको खुले में रखने पर इसका डिसइंटीग्रेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन मतलब ये घटना स्टार्ट हो जाता है, ये कम होना स्टार्ट हो जाता है, इसकी क्वांटिटी डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। अब क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो यानी जो क्वांटिटी गई निकल के, उसमें से वो कहाँ गई, हमारे नेचर में, ठीक है। अब जो एक एटम है यूरेनियम का, इसमें ये क्या होता है बेटा, ये दिखाता है टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, दैट इज द एटॉमिक नंबर, और दिस विल शो यू द मास नंबर। ये मास नंबर को दिखाता है और ये वाला चार्ज को दिखाता है कि उस बॉडी पर, उस एटम पर टोटल चार्ज कितना है। Z is the 92, A is the 238. What is A? Mass number. Z is the atomic number. मास नंबर क्या होता है, टोटल न्यूक्लियंस कितने हैं, न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियंस रहते हैं, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ करके 238 है, सिर्फ उसमें से प्रोटॉन कितने हैं, 92। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, A माइनस जेड, ए में से जेड को माइनस कर दोगे, यू विल गेट द न्यूट्रॉन, क्लियर। तो चलो ये टॉपिक नहीं है, दिस वी विल स्टडी इन एटम्स एंड न्यूक्लाई। अभी क्या करते हैं हम लोग, ये हमारे पास यूरेनियम का एक एटम है, जब भी इसका डिसइंटीग्रेशन होता है, डिके होता है, तो ये टूट के दो नए एटम्स में बन जाता है। मान लेते हैं एक एटम है हीलियम का और एक एटम है थोरियम का। ये आप लोगों को बुक्स में बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बेरियम क्रिप्टॉन का मिल जाएगा, ठीक है। मैं सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं, क्योंकि हीलियम बहुत इजी है। हीलियम में क्या है, हीलियम का जो मास नंबर होता है वो 4 होता है, मतलब उसमें 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं, और एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा इसका, 2। इस पर Z 2 होता है, मतलब 2 प्रोटॉन होते हैं इसके न्यूक्लियस में, और 4 तो मास नंबर होता है, मतलब 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, ठीक है। और थोरियम का में जो एटॉमिक नंबर होता है वो 90 होता है, और मास नंबर कितना होता है, 234, है ना। तो अब एक यूरेनियम में से एक हीलियम निकल गया, तो वहां क्या बचा, सिर्फ थोरियम बचा। ध्यान सुनो, ये यूरेनियम था, इस यूरेनियम में से हीलियम बाहर निकाल दो तो क्या बचा, ये थोरियम बचा। लेकिन अब जरा चार्ज देखो, आप चार्ज को देखने के लिए आप किसको देखोगे, एटॉमिक नंबर को। तो कितना मिलेगा आपको, जितना पहले था उतना बाद में भी है, तो कोई टूट गया ना, लेकिन चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, ठीक है। मास नंबर अब भी कितना है, मास नंबर भी उतना है, मास भी तो कंजर्व्ड है,
मास भी हमारे नेचर में कंजर्व रहता है, चार्ज भी हमारे नेचर में कंजर्व रहता है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होते। अभी तक की थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये अभी तक जहां तक हम पढ़ चुके हैं, यहां तक हमारे अकॉर्डिंग न चार्ज डिस्ट्रॉय होता है न मास डिस्ट्रॉय होता है। क्लियर? अभी हम आगे पढ़ेंगे आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग मास डिस्ट्रॉय होता है और उससे एनर्जी मिलती है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोलता है? वी कैन नॉट ठीक है बेटा। तो अब कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोलता है? एक चार्ज को हम क्या बोलेंगे? एन आइसोलेटेड चार्ज, एन आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज, एन आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, क्लियर? एक चार्ज को हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, कभी भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? इट इज जस्ट ट्रांसफर्ड from one material to another. क्लियर? सिर्फ एक मटेरियल से, एक बॉडी से, एक मटेरियल से दूसरी मटेरियल पर जा सकता है। कभी भी ये नहीं होगा कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए चार्ज। तो चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो उतने का उतना ही रहेगा। ठीक है? हमारे नेचर में चार्ज खत्म नहीं होगा। ठीक है बेटा? तो उम्मीद करता हूं यू ऑल गॉट नॉलेज अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसे हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो हम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में समझे, हम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है? बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोगों को क्लियर हो गई। लेकिन यहां पर कुछ थियरीज बनी हैं, कुछ चीजें चेंजेस हुई हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे फिजिक्स में कोई भी चीज एक बार हमेशा फिक्स नहीं होती कि हाँ आपने अगर ये लॉ दे दिया है तो ये हमेशा के लिए वही रहेगा, ऐसा नहीं है। चीजें चेंज होती हैं, है ना? तो हम लोग जो भी थियोरी बनाते हैं, जैसे एटम का स्ट्रक्चर बनाया गया था थॉमसन के जमाने पर, थॉमसन ने बताया था, जो स्ट्रक्चर बताया था, तो बाद में उसमें चेंजेस आए। फिर रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ चेंजेस किए गए बाद में। ठीक है? तो हमेशा जो भी एक साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट्स में जो थियरी दे के जाता है, तो उसमें आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस हो जाए। अब यही एक स्टोरी है किसकी? एटम्स की क्या? एटम बॉम्ब की। अब जो ये एटम बॉम्ब है, एक्चुअल होता क्या है इसमें जब ये ब्लास्ट होता है एटम बॉम्ब, तो इसमें बहुत सारा एनर्जी निकलती है। एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलती है, गामा रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है। ठीक है? जो कि बहुत डेंजरस होती है हमारे लिए, हमारे नेचर के लिए। और इसमें आखिर प्रोसेस क्या होता है, हम उस प्रोसेस की बात करते हैं, क्योंकि हम शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे इस नेचर में, जो नेचर ने मास जो दिया था पहले से, वो मास हमारे नेचर में कैसा है? कंजर्व्ड है। हम मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर हम किसी मास को बर्न कर देते हैं, तो बर्न करने के बाद ऑक्साइड के फॉर्म में वो हमारे नेचर में ही रहता है। लेकिन ये नहीं होता कि वो कम हो जाए। अगर हमारे नेचर में मास जितना था, मास उतना ही आगे भी रहेगा। ये नहीं कि हमने किसी मास को जला दिया तो वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? वो हमारे नेचर में रहेगा। दैट इज द कंजर्वेशन।
कंजर्वेशन में क्या होता है, चीजें डिस्ट्रॉय नहीं होती, चीजें क्रिएट नहीं हो सकती, हम लोग मास को क्रिएट नहीं कर सकते। तो पहले ये थ्योरी बनाई गई, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, एक थ्योरी हम और पढ़ चुके हैं, वो थ्योरी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ किसकी, एनर्जी की। अब हम ये जानते हैं कि हमारे नेचर में जो एनर्जी पहले थी वही एनर्जी बाद में भी रहेगी। एक्चुअली हम अपने नेचर में जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते या हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हाँ, वी कैन ब्रिंग एनर्जी फ्रॉम समवेयर, हम एनर्जी को कहीं से लेके आते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े हुए हैं। क्या क्या एग्जांपल हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि व्हेन वी बर्न कोयले को हम बर्न करते हैं, ठीक है। अब कोयले को बर्न करने के बाद उससे जो हीट एनर्जी निकलती है, जो हीट एनर्जी होती है, वी गिव दैट हीट एनर्जी टू द बॉयलर। वो हीट एनर्जी हम किसको देते हैं, बॉयलर को देते हैं। अब बॉयलर क्या करता है, उस हीट एनर्जी से वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर लेता है। अब वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा तो उससे एक प्रेशर बनेगा, वेपर का। आप जानते हो, अगर किसी चीज को हम हीट गर्म करते हैं तो वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अगर हम उसका वॉल्यूम ना इंक्रीज होने दें, उसको हम प्रेस करके रखें, तो क्या बढ़ जाएगा बेटा, प्रेशर बढ़ जाता है। अगर हम बढ़ते हुए वॉल्यूम को रोक देते हैं, हम लोग वॉल्यूम चेंज ना होने दें, तो क्या इंक्रीज होगा बेटा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। 11th हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब क्या है, उस हाई प्रेशर पे हम लोग टरबाइंस पर वेपर का प्रेशर लगवाते हैं, हिट करवाते हैं। इससे क्या होती है, टरबाइंस रोटेट करती हैं। तो हमने क्या देखा, कॉइल की हीट एनर्जी, वो कॉइल क्या था, केमिकल एनर्जी। वी कन्वर्ट दैट केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। नाउ दैट हीट एनर्जी इनटू कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बट हमने एनर्जी को ना तो क्रिएट कर पाए, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर पाए। यहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बाकी वो मैकेनिकल एनर्जी हम और किसी फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सबको समझ में आ गया। फिर से देखो बेटा, हमारे पास एक रिएक्शन है। वो रिएक्शन क्या है कि अगर हम H2SO4 का रिएक्शन कराते हैं किससे, जिंक से, तो वी विल गेट ZnSO4। इससे क्या बन जाएगा, ZnSO4। ये हमारे नेचर का नियम है। अब नेचर ने इसको बनाने में बहुत एनर्जी खर्च की हुई है, अब इसको बनाने में इससे कम एनर्जी खर्च की हुई है। तो अगर आप H2SO4 से ZnSO4 बनाते हो तो डेफिनेटली कुछ एनर्जी बचेगी, है ना। और आपको देखो, मटेरियल तो वही का वही है, मटेरियल तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, लेकिन आपको क्या मिली साथ में, एनर्जी मिली, ठीक है ना। केमिकल से हम लोग एनर्जी निकालते नहीं निकालते हम लोग, ठीक है बेटा। तो हम लोग केमिकल सेल्स पढ़ते हैं, जैसे डेनियल सेल, लेक्लांचे सेल, ठीक है। उसमें ये प्रोसेस काम करता है और इस एनर्जी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, ठीक है। तो अब हमने ये थियरी अभी तक पढ़ी हुई है कि हमारे नेचर में मास कंजर्व्ड है, हमारे नेचर में एनर्जी कंजर्व्ड है। जितनी एनर्जी पहले थी उतनी ही एनर्जी बाद में है, क्योंकि हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जितना मास पहले था उतना मास अब भी है, उतना मास बाद में रहेगा। क्यों, क्योंकि वी कैन नॉट क्रिएट मास, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय मास। देखता है हम लोगों को, हमारे नेचर में है ऐसा। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, उन्होंने कुछ थियरी में कुछ बदलाव किया, कुछ चेंजेस किए। उन्होंने बोला कि हम लोग इस नेचर में, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये जो नेचर है
ये नेचर मिलके बना हुआ है। किन चीजों से मिलके बना है? हम देखते हैं इस नेचर में क्या है। तो इस नेचर में चीजें हमें दिखती हैं क्योंकि उनके पास मास है, और इस नेचर में हमें एक चीज और दिखती है जिसके पास मास नहीं होता लेकिन उसके पास एनर्जी होती है। तो हमारी नेचर किन चीजों से मिलके बनी है? मास से और एनर्जी से मिलके बनी हुई है। ये बोला है आइंस्टाइन ने। ठीक है, हम देखते हैं सन की रेज आती है, वो किसी चीज पे ऑब्जेक्ट में पड़ती है तो उसको हीट एनर्जी देती है, उसको एनर्जी ट्रांसफर करती है, दैट इज अ रेडिएशन। तो नेचर दो तरीके से मिलकर बना है, मास से और एनर्जी से, यह आइंस्टाइन का कहना है। और उन्होंने बोला कि वी कैन डिस्ट्रॉय मास। हम लोग मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करना था? एटम बॉम्ब को एक्सप्लेन करना था कि हाउ एन एटम बॉम्ब वर्क्स, एटम बॉम्ब कैसे काम करता है, आखिर उससे इतनी रेडिएशन, इतनी एनर्जी कैसे निकलती है, वो बात करनी थी, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना था। तो आइंस्टाइन ने बोला कि एक्चुअली क्या होता है, एटम बॉम्ब में मास डिस्ट्रॉय होता है और मास डिस्ट्रॉय होकर के एनर्जी मिलती है। अब थोड़ी सी यहां कंफ्यूजन आ गई साइंटिस्ट लोगों को कि भाई मास डिस्ट्रॉय होता है तो मास डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमारे नेचर में मास कम हो जाएगा। तो आइंस्टाइन ने बोला कि एक्चुअल क्या होता है कि हमारे नेचर में मास और एनर्जी, आपने बोला कि मास जितना पहले था उतना मास बाद में है, और एनर्जी जितनी पहले थी एनर्जी उतनी बाद में है। लेकिन आइंस्टाइन ने बोला यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है, थोड़े से चेंजेस करने की जरूरत है। चीजें कंजर्व तो हैं, लेकिन क्या कंजर्व है? तो उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि एनर्जी और मास का जो सम है वो कैसा है? कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जितनी एनर्जी हमारे नेचर में है, जितना मास हमारे नेचर में है, दोनों का अगर हम सम करेंगे तो जो टोटल आएगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एनर्जी 1000 है और मास भी 1000 है तो टोटल मिला के कितना हो गया? 2000। ठीक है, अब अगर मान लो मास कम हो गया, मास हो गया 999, ठीक है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? 1001, क्योंकि बनाना इसको कितना है? इसको हमेशा 2000 रखना है। ठीक है, इसको और कम कर दोगे तो ये और बढ़ जाएगा। तो ये आइंस्टाइन का बोलना है कि हमारे नेचर में इनका सम कैसा है? वो कंजर्व्ड है, वो कभी नहीं चेंज होगा, वो हमेशा उतने का उतना रहेगा। सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, अब उन्होंने बोला कि मास डिस्ट्रॉय होता है, मास डिसअपियर हो जाता है, मास खत्म हो जाता है और खत्म होकर के वो एनर्जी रिलीज करता है। यही होता है एटम बॉम्ब में कि मास डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उससे क्या मिलेगी? एनर्जी। जब भी आप किसी मास को आप जो ऐसे फैला देते हो, इंक्रीज कर देते हो, उसको ऐसे स्प्रेड कर देते हो, तो वो क्या कर देता है बेटा? वो गायब हो जाएगा और वो एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। आइंस्टाइन ने बोला कि किसी मास को, ये मास है, इसको फैलाओ, ठीक है, इसको बड़ा करते जाओ। वजन इसका उतना ही है, मास इसका उतना ही है टोटल, लेकिन इसको हम फैला रहे हैं तो धीमे धीमे क्या हो रहा है? धीमे धीमे ये गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसको फैलाओ, कितनी स्पीड से फैलाओ? स्पीड ऑफ लाइट से फैलाओ। किसी मास को स्पीड ऑफ लाइट से फैला दो तो वो आपको एनर्जी देगा, और वो एनर्जी कितनी देगा? तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन दैट एनर्जी विल बी इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू m/c²। m/c²। तो मास को स्पीड ऑफ लाइट से आप फैला दो ऐसे, तो व्हाट यू विल गेट? एनर्जी। दिस इज द एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इंटू c²। देखो मास क्या होता है? किलोग्राम, और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? मीटर²/सेकंड², और ये मिला के क्या देते हैं बेटा? जूल। सबको पता है ये बात, है ना? तो और आप जानते हो, देखो इससे निकाल लो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है?
फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास और एक्सेलरेशन मिला क्या आते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट हो गई, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीटर, तो क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देखो वर्क इज द एनर्जी, देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ही आया, है ना। तो ये क्या मिला, ये एनर्जी मिला, और ये भी रीजन देता है सी स्क्वायर करने का कि सी स्क्वायर क्यों किया गया, एनर्जी बनाने के लिए, है ना, वरना यूनिट में एनर्जी बनती नहीं। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर करोगे, व्हाट इज द, देखो इसकी डायमेंशन निकालो, डायमेंशन क्या आएगी, ml/t-2। वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ml/t-2। देखो डायमेंशन दोनों की सेम हो गई, और वर्क ही क्या होती है, एनर्जी का दूसरा फॉर्म होता है, एनर्जी ही होती है वर्क, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन ने बताया। तो इस तरीके से एटम बॉम्ब को एक्सप्लेन किया गया। अब बात यह आती है कि एटम बॉम्ब में अगर मास डिसअपियर हो जाता है, मास डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आखिर वो मास है कौन डिस्ट्रॉय होता है। तो आइंस्टाइन ने बोला कि वो मास जो डिस्ट्रॉय होता है, जब बहुत ज्यादा तेजी से ब्लास्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन, साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला आइंस्टाइन ने, कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो बहुत तेजी से फैल जाएगा और हर तरफ एनर्जी एमिट करेगा। तो अब सब लोग खुश हो गए कि भाई हाँ भाई ऐसा ही होता होगा। लेकिन प्रॉब्लम एक आ गई कि जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या बोलती है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी तो बोलती है कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे कम हो गया तो कौन सा चार्ज क्रिएट कर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बना देगा। लेकिन यहां तो ये बोल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो गया तो यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया। देखो बेटा एक बात जरा ध्यान समझो सारे बच्चे, हमारे नेचर में, हमारा नेचर सबसे छोटा पार्टिकल बनाया है इलेक्ट्रॉन हमारे नेचर ने, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल हम नहीं बना सकते, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन से भी छोटा करोगे तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और डिस्ट्रॉय होने पर क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम जानते हैं कि चार्ज कहां रहता है, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पे रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन ही डिस्ट्रॉय हो गया तो चार्ज खत्म हो गया, एक मतलब नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। अगर नेगेटिव खत्म हो गया तो फिर तो पॉजिटिव ज्यादा हो गया, फिर तो हमारे नेचर में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। अब यही तो आइंस्टाइन बोल रहे हैं कि एटम बॉम्ब में कौन डिस्ट्रॉय होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होता है। उन्होंने बोला मास डिस्ट्रॉय होता है, और मास कौन है, किसके पास मास है, इलेक्ट्रॉन के पास मास है। तो जब भी एक एटम बॉम्ब में न्यूक्लियस टूटेगा तो खूब सारी एनर्जी रिलीज होगी और इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन ब्लास्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ब्लास्ट होने पर क्या होगा, उससे एनर्जी रेडिएशन निकलेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन ब्लास्ट होने पर, इलेक्ट्रॉन टूटने पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो फिर हमारे नेचर में पॉजिटिव ज्यादा हो जाएगा। ये चीज हम मान नहीं सकते, क्योंकि हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। व्हाट इज थर्ड प्रॉपर्टी, व्हाट इज थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। अब यहां पर तो चार्ज कंजर्व रह नहीं गया, हमने चार्ज को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसका मतलब आप चार्ज को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है, यहां आइंस्टाइन से बोला गया, साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि आपकी चलो हम बात मानते हैं कि जब एटम बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, चलो ब्लास्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन टूट गया, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, उससे एनर्जी रेडिएशन एमिट हो गई। लेकिन चार्ज का क्या होगा, इसको तो एक्सप्लेन करो। फिर ये बात तो बिल्कुल सही बात है, तो फिर क्या सोचा गया, इस चीज के लिए एक हाइपोथेसिस बनाई गई। हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस वो होती है जिसका कोई प्रूफ नहीं होता सामने, जिसको हम लोग प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं करते, सिर्फ उसको सोचा जाता है, इमेजिन किया जाता है, दैट इज द हाइपोथेसिस। तो एक हाइपोथेसिस दी गई, उसमें क्या बताया गया, उसमें बताया गया, उसमें इमेजिन किया गया एक नए पार्टिकल की, एक नए पार्टिकल के बारे में सोचा गया। अब वो नया पार्टिकल है कौन, तो जरा उसके बारे में सोचा गया। उन्होंने बोला कि जब एक न्यूक्लियस टूटता है तो न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन,
ठीक है। अब जो उसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास एक ऐसा पार्टिकल होता है जो कि जब न्यूक्लियस टूटता है तो प्रोटॉन से वो पार्टिकल अलग हो जाता है। जैसे मान लो ये प्रोटॉन है या ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस टूटेगा तो अंदर एक प्रोटॉन मिलेगा, ठीक है। जो प्रोटॉन के पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना होता है? जितना इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। तो कहीं एक प्रोटॉन से एक पार्टिकल ऐसे चिपका हुआ रहता है, जब न्यूक्लियस टूटता है तो प्रोटॉन से वो पार्टिकल निकल जाता है, बाहर छूट जाता है। जैसे मान लो ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन से एक पार्टिकल ऐसे चिपका हुआ है, ठीक है। अब प्रोटॉन को चार्ज कितना मिला हुआ है? प्रोटॉन को जो चार्ज मिला हुआ है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज मिला हुआ है प्रोटॉन को। अब जैसे ही न्यूक्लियस टूटेगा, ये न्यूक्लियस टूटेगा, टूटने पर इसके दो हिस्से होंगे, एक न्यूक्लियस के दो हिस्से हो गए, तो इससे जो प्रोटॉन जो अलग होंगे, दो न्यूक्लियस में आएंगे। तो अब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनेंगे, तो उसमें से कुछ पार्टिकल्स भी छटकते हैं, बाहर निकलते हैं। इसके अंदर पार्टिकल है, जब ये टूटेगा, तोड़ने का कुछ तरीका होता है, हम लोग न्यूक्लियर फिजन में पढ़ेंगे। तोड़ने के कुछ तरीके होते हैं। तो तोड़ने के तरीके क्या होते हैं? हम किसी चीज को ऐसे फेंक के मारे तो चीजें टूट जाती हैं। तो यहां से हम न्यूट्रॉन को छोड़ते हैं, न्यूट्रॉन आते हैं जोर से और इसको तोड़ देते हैं। जैसे गोली मारते ना, गोली ऐसे फायर कर दिया तो तोड़ देती है किसी भी सामने वाले ऑब्जेक्ट को, वैसे ही न्यूट्रॉन की हम गोली मारते हैं किस पर? न्यूक्लियस पर। तो वो न्यूक्लियस को दो हिस्सों में बांट देता है। तो इस टूटने पर अंदर से एक पार्टिकल और निकलता है, वो पार्टिकल सोचा गया और उस नए पार्टिकल का नाम दिया गया पॉजिट्रॉन। उस नए पार्टिकल का जब भी देखो बेटा, एटम के अंदर कोई भी नया पार्टिकल अगर सोचा जाएगा तो उसके आगे ऑन लगा दिया जाएगा। जब भी एटम के अंदर कोई भी नया पार्टिकल सोचा जाएगा, छोटा पार्टिकल सोचा जाएगा, तो उसमें ऑन लगा दिया जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब एक नया पार्टिकल खोजा गया, वो पार्टिकल कौन है? पॉजिट्रॉन, ठीक है। अब इस पॉजिट्रॉन की जो स्पेशलिटी होती है कि जो इस पे चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इसमें चार्ज होता है बेटा इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो इस पे जो चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन के बारे में सोचा गया और क्या बताया गया कि पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव का होता है और कितना होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है पॉजिट्रॉन पे। और इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि पॉजिट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ पॉजिट्रॉन होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मास ऑफ पॉजिट्रॉन बराबर किसके होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के होता है। ये एक पार्टिकल सोचा गया और ये पार्टिकल कहां रहता है? तो ये पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर रहता है। किसके साथ रहता है? प्रोटॉन के साथ रहता है। ये प्रोटॉन के साथ रहता है, इस वजह से प्रोटॉन को इतना चार्ज दे के रहता है। प्रोटॉन पे हम बोलते हैं ना, प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है? प्रोटॉन के पास इतना चार्ज होता है। क्यों होता है? ये सोचा गया कि प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है वो पॉजिट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है। वो किसकी वजह से होता है बेटा? पॉजिट्रॉन की वजह से होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब एटम टूटता है तो उसमें से पॉजिट्रॉन भी बाहर निकलता है। अब घर से बाहर निकल गया पॉजिट्रॉन। अब हम जानते हैं एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। जब पॉजिट्रॉन बाहर आएगा तो एटम से बाहर, मतलब न्यूक्लियस से बाहर कौन है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक नेगेटिव का पार्टिकल है, ये एक पॉजिटिव का पार्टिकल है, दोनों के बीच में क्या आएगा? अट्रैक्शन का फोर्स। और अट्रैक्शन से क्या होगा बेटा? दोनों एक दूसरे की तरफ एक्सेलरेट करेंगे और एक दूसरे के नजदीक आएंगे, ठीक है। अब बेटा एक तो ये बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, दूसरा छोटे होने के साथ साथ ये बहुत ही नजदीक तक आ जाएंगे। जैसे मैंने बोला, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से टकराएगी, दो ट्रेन आपस में आ गई तो कौन टकराएगा? सिर्फ इंजन टकराएंगे आपस में, लेकिन इनके सेंटर ऑफ मास तो बहुत दूर रहेंगे।
एक ट्रेन का सेंटर ऑफ मास दूसरे ट्रेन का सेंटर ऑफ मास तो अलग अलग रहेगा। एक कार दूसरे कार से टकराएगी तो इनके सेंटर ऑफ मास अलग अलग रहेंगे। कितनी हाई स्पीड से टकरा जाए फिर भी क्या होते हैं, दोनों का एग्जिस्टेंस तो होता है, भले टुकड़े हों दोनों पड़े हुए मिलते हैं, आगे की चीजें टूट जाती हैं, लेकिन ये नहीं होता कि सब कुछ बिखर गया, गायब हो गई कारें। हम उनको इस तरीके से टकराएं कि इनके सेंटर ऑफ मास मिल जाएं, दोनों के सेंटर ऑफ मास कैसे हो जाए, एक ही जगह आ जाए लगभग। तो क्या होगा, तो वो बहुत ही तगड़ा कोलिजन होगा, उस कोलिजन से दोनों के चिथड़े हो जाएंगे, ऐसा होगा। तो वही काम यहां पे भी होता है, जैसे दो कारें आपस में टकराती हैं, इस तरीके से एक नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में टकराएंगे। और स्पेशलिटी क्या होती है, ये दोनों बहुत ही छोटे होते हैं, पॉइंट समझो आप 2 पॉइंट एक जगह आ जाते हैं, समझो आप लोग, दो मासेस एक तरफ आना मतलब दोनों इतने छोटे हैं कि दोनों के सेंटर ऑफ मास लगभग एक ही लोकेशन पे आ जाते हैं और वो बहुत बहुत ज्यादा तगड़े से एकदम स्पीड से कोलिजन करते हैं। और इस कोलिजन से क्या होता है बेटा, इस कोलिजन से ये होता है कि ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। अब नेचर में इनसे छोटा पार्टिकल तो नहीं हो सकता, तो जब ये क्या होते हैं, इनके टुकड़े टुकड़े होते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमें मिलता है रेडिएशन, और वो रेडिएशन किसका होता है, गामा का। दैट इज द गामा रेडिएशन, इससे प्रोड्यूस होता है गामा रेडिएशन। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? वो कब होगा बेटा, फिर बताओ आप लोग, कब होगा? जब एटम बॉम्ब के ब्लास्ट होने की ही तो प्रोसेस को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं यहां पर। तो जैसे एटम बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो उसमें से पॉजिट्रॉन निकलेगा और वो बाहर जाकर के इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे, और जितना पास में आएंगे फोर्स उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा फोर्स। हम अभी आगे कूलम्स लॉ पढ़ेंगे कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वो उनके डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जब डिस्टेंस अगर कम करोगे तो फोर्स स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे दो पार्टिकल नजदीक आते हैं, चार्ज पार्टिकल, इनके बीच में फोर्स उतना ही ज्यादा होता चला जाता है। और तो इनके जब फोर्स ज्यादा होगा तो डेफिनेटली इनकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो बहुत ही हाई वेलोसिटी से ये दोनों कोलिजन करते हैं। उस कोलिजन से दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। अब बेटा एक नेगेटिव एक पॉजिटिव से मिल जाता है तो नेट चार्ज कितना बचा, 0। ठीक है, तो हमारे नेचर से एक नेगेटिव खत्म हो गया तो एक पॉजिटिव भी खत्म हो गया। यहां से एक थ्योरी है कि हाँ हम चार्ज को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हमारे नेचर में इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन खत्म हो गए, तो लेकिन नेचर का नेट चार्ज अब भी कितना है, नेचर का नेट चार्ज अब भी 0 बना हुआ है। ये नहीं हुआ कि पॉजिटिव ज्यादा हो गया, ये नहीं हुआ कि नेगेटिव कम हो गया। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया बेटा। ये थ्योरी सोची गई। अब इस थ्योरी से क्या बनाया गया, इस थ्योरी से बनाया गया, देखो बेटा ध्यान से सब बच्चे, अब क्या बनाया गया बेटा कि जब भी एक पॉजिट्रॉन, यह है पॉजिट्रॉन और एक है इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आएंगे एक दूसरे की तरफ और इनसे क्या मिलेगा बेटा, गामा रेडिएशन। दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ये पॉजिट्रॉन डिस्ट्रॉय होकर गामा रेडिएशन बनाया, इसने डिस्ट्रॉय होकर के गामा रेडिएशन बनाया। ठीक है, दिस इज द रेडिएशन। रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ गामा रेज, रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ गामा रेज। ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक बात और है, ये जो इस प्रोसेस को हमने एक नाम दिया, जब भी एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिलके गामा रेडिएशन बनाएंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनहिलेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा एनहिलेशन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा आता है, ठीक है, कंपटीशन के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एनहिलेशन। तो जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में हेड ऑन कोलिजन करते हैं तो उससे क्या मिलता है बेटा, गामा रेडिएशन मिलता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, देखो एनहिलेशन का मतलब क्या होना, एक दूसरे को निगल जाना, एनहिलेट कर जाना। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे को क्या कर गए बेटा, निगल गए।
तो क्या कर दिया, वो निकल के एक दूसरे को खत्म कर गए और उससे क्या बन गया बेटा, रेडिएशन एमिट हुआ। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एनहिलेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनहिलेशन। ठीक, अब ये चीज हम लोग क्लियर हो गई। ठीक है, नाउ एंड गेट डिस्ट्रॉयड, क्या होता है बेटा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन गेट कोलाइड ईच अदर एंड गेट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, देन ठीक है, गेट कोलाइड एंड डिस्ट्रॉयड, देन इन दिस प्रोसेस gamma radiation emitted या produced। क्लियर, ओके। तो एनहिलेशन में क्या होगा, इन एनहिलेशन द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन गेट कोलाइड ईच अदर एंड गेट डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो डिस्ट्रॉय करने पर क्या हो गया, एक दूसरे को एनहिलेट कर गए, और देन इन दिस प्रोसेस द गामा रेडिएशन प्रोड्यूस्ड। क्लियर, या गामा रेडिएशन प्रोड्यूस होगा या एमिट होगा, जैसे भी है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनहिलेशन। क्लियर, अच्छा, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर मास डिस्ट्रॉय कर गया, मास के साथ साथ चार्ज भी खत्म हो गया, नेट चार्ज 0 अभी बना रहा। अब ये सोचा गया बाद में कि कुछ साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि अगर जैसे कि यहां पर हमने मास डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, चार्जेस भी डिस्ट्रॉय हो गए। क्लियर, अगर हम लोग, क्या ये प्रोसेस का रिवर्स प्रोसेस कर सकते हैं हम लोग? रिवर्स प्रोसेस मतलब कि अगर आप चार्ज डिस्ट्रॉय कर सकते हो तो क्या चार्ज क्रिएट भी कर सकते हो, मास को क्रिएट कर सकते हो? तो उसमें सोचा गया कि बिल्कुल हो सकता है कि जब आप, ये एक हाइपोथेसिस है, ये एक हाइपोथेसिस बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद जो सोचा गया है वो एक हाइपोथेसिस है। क्या सोचा गया है कि जब गामा रेडिएशन को आप, जब गामा रेडिएशन किसी मेटल के सरफेस पे गिरती है ना, किसी हैवी मेटल पे गिरती है, तो क्या करती है, या वो हैवी मेटल उस गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने पे क्या करता है बेटा, एब्जॉर्ब करने पर आप सोचो, जब ये गामा, इन दोनों से ये बना, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ने आकर के एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया, इससे क्या बना, गामा बना, गामा रेज बनी। ठीक है, अब इन गामा रेज को मैंने, इमेजिन कर रहा हूं, पकड़ लिया, अब पकड़ के इनको मैंने जोर से कस के दबा दिया। फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आकर के कोलाइड हुए, कोलाइड करने के बाद आपको गामा रेज मिले, आपने इन गामा रेज को पकड़ लिया और पकड़ के इसको कंप्रेस कर दिया, तो फिर से क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा दो, ये दोनों तो मिलेंगे, है ना, इन दोनों से ये बना, तो इससे क्या बनेगा, ये बनेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। दिस प्रोसेस कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, पेयर, पेयर ही मिलेगा, पेयर का प्रोडक्शन हो जाएगा, है ना। तो इस प्रोसेस में क्या मिल गया आपको बेटा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन वापस मिल जाएंगे आपको। क्लियर, जब भी जो गामा रेडिएशन, जो गामा रेज को आप कंप्रेस कर दोगे, एनर्जी को आप कंप्रेस कर दोगे, तो आपको मास मिलेगा। मास को आप फैला दोगे तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी को आप कंप्रेस कर दोगे, उल्टा कर दो, रिवर्स प्रोसेस, तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट मास। क्लियर, तो अब पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, इन पेयर प्रोडक्शन व्हेन गामा रेज incident on a heavy metal, and it is absorbed भाई, एब्जॉर्ब हो गई वो, इनसे गामा मिला तो गामा से क्या बनेंगे, ये
पेयर प्रोड्यूस होंगे, देन इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड इलेक्ट्रॉन एंड देयर विल बी इलेक्ट्रॉन एंड positron pair created ठीक है बेटा, ये बातें आप लोग ध्यान रखना है ना। तो गामा रेज से पेयर बनेगा, पेयर से गामा रेज बनेंगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। तो क्या बेटा आप लोगों को एनहिलेशन और पेयर प्रोडक्शन के बारे में क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझा सकते हैं बेटा? तो इसका उल्टा बना दो, गामा प्लस गामा, इसको कंप्रेस किया हम लोगों ने, या ये एब्जॉर्ब हो गए, रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया। गामा क्या होता है बेटा? रेडिएशन के फॉर्म में होता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड। तो क्या बनेगा? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन। दिस इज द पेयर प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखना है ना, इसको आप लोग याद रखोगे। ठीक।